हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हमारा है आखिरी पार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का। आज हम फाइनली करने वाले हैं कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट्स में पहले आपको यूटिलिटी एनालिसिस कराया, फिर इंडिफरेंस कर्व कराया, फिर बजट लाइन कराया, सारा कुछ हमने कर लिया है। आज हमें फाइनली एक आखिरी चीज करनी है जिसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे को भी इंतजार था कब चैप्टर खत्म हो, तुम्हें भी इंतजार था। ठीक है, आई नो दैट, बट कोई बात नहीं यार, आराम से करा है, अच्छे से डिटेल में समझा है। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ लिया करो। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप पूछ सकते हो, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। कमेंट में अटेंडेंस भी लगा देना अपने नाम की। ठीक है, बाकी हर जगह फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स है। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दिया करो। आज हम शुरू करते हैं आखिरी पार्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का एंड आज कर देते हैं इस चैप्टर को फाइनली समाप्त। तो आखिरी वीडियो में हमने करा था कि बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन में अटेनेबल अनअटेनेबल पॉइंट्स हमने किए, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस रेशो, वो सब हमने करा। आज हमें करना है बजट लाइन की शिफ्ट और रोटेशन के बारे में और फिर हम करेंगे इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। आई विल ट्राई। आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर्स था, 6-7 पार्ट इसके ऑब्वियसली आए हैं, पर आगे कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं होगा, इसीलिए इसकी वेटेज भी थोड़ी ज्यादा है, क्वेश्चन भी थोड़े मुश्किल आते हैं, इसीलिए मैंने आराम से करवाया है। आई होप सारा कुछ तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो जरूर देख लेना। ठीक है, वरना ये लेक्चर समझ आना मुश्किल है, पीछे वाला पहले सारा देख के आना, तब ये समझ आ पाएगा। ठीक है, चलिए, शिफ्ट एंड रोटेशन इन बजट लाइन का टॉपिक है जो आज हमने करना है। ठीक है जी, बजट लाइन क्या थी? एक ऐसी लाइन थी जो मुझे ये बताती थी कि कंज्यूमर कितना खरीदेगा, एक्स का और वाई का, है ना। इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस थे, इन सभी कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर का पूरा फुल बजट खर्च हो जाता था। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब अगर कंज्यूमर की इनकम बदल गई तो होगा क्या? अभी तक तो हमने बोला कि मैं कंज्यूमर की जितनी इनकम है उस इनकम को मिला के एक बजट लाइन बना देती हूँ, पर अगर कंज्यूमर की इनकम ही बदल गई तो क्या होगा? कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो सकती है, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो सकती है। अभी तक कंज्यूमर की इनकम थी 100 रुपए, वो 100 रुपए का सामान खरीदता था अपनी बजट लाइन के अंदर। अगर उसकी इनकम बढ़ के हो गई 120 रुपए, तो वो टोटल 120 रुपए का सामान खरीदेगा। उसकी इनकम घट के हो गई 80 रुपए, तो वो टोटल 80 रुपए का सामान खरीद पाएगा। सही बात है कि नहीं? ठीक बात है। अब अगर अगर कंज्यूमर कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपए, तो वो कितना खरीदेगा? लेट्स से इतना। अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? वो वाई भी ज्यादा खरीदेगा, वो एक्स भी ज्यादा खरीदेगा। तो मैं एक नई बजट लाइन बनाऊंगी जो कि बाहर की तरफ होगी, तो पुरानी वाली बजट लाइन बाहर को शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर उसकी इनकम गिर गई तो वो वाई भी कम खरीदेगा, एक्स भी कम खरीदेगा। तो मैं एक नई बजट लाइन बनाऊंगी अंदर को, उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी इनसाइड, उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो जो की चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड या आउटवर्ड। अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन विल शिफ्ट इनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। ठीक है जी, आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला, अगर प्राइस में चेंज आता है तो क्या होगा, और दोनों के प्राइस में अगर चेंज आता है तो क्या होगा? लेट्स से गुड ए और गुड बी, गुड एक्स गुड वाई, दोनों का ही प्राइस कम हो गया, दोनों ही चीजें सस्ती हो गई। अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है तो हम उसको ज्यादा खरीद सकते हैं, तो क्या होगा? मैं वाई को भी ज्यादा खरीद पाऊंगी, मैं एक्स को भी ज्यादा खरीद पाऊंगी, तो फिर से मेरी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर दोनों चीजें महंगी हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, दोनों का रेट बढ़ गया, तो मैं इसको भी कम खरीदूंगी, इसको भी कम खरीदूंगी, तो मेरी बजट लाइन अंदर को शिफ्ट हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो अगर प्राइस ऑफ बोथ द गुड चेंजेस तो बजट लाइन फिर से शिफ्ट हो जाएगी। अगर दोनों का प्राइस गिर गया, फॉल हो गया, दोनों चीजें सस्ती हो गई, तो बजट लाइन राइट को शिफ्ट होगी, यानी बाहर को शिफ्ट होगी। नया बजट लाइन बाहर की तरफ बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जब भी आप शिफ्ट या रोटेशन दिखाते हो तो इसमें एरो बनाना बहुत जरूरी है। एरो बनाना बहुत जरूरी है। लेट्स से ये दो लाइंस मैंने बनाई, आप बता सकते हो राइट वर्ड कौन सी, लेफ्ट वर्ड कौन सी? नहीं बता पा रहे हो। राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, नहीं बता पा रहे हो। अगर इसमें बाहर को एरो करा तो ये राइट वर्ड शिफ्ट, अगर इसमें अंदर को एरो करा तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट।
तो टीचर को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप दोनों लाइंस के बीच में एरो जरूर बनाना और एक लाइन को प्लेन बनाना, एक को डॉटेड बनाना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अगर दोनों का प्राइस फॉल हुआ तो ये बाहर को राइटवर्ड शिफ्ट होगी, वहीं अगर दोनों का प्राइस इंक्रीज होता है तो ये अंदर को लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट के तो यही केस थे, या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़े तो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, या दोनों का प्राइस चेंज हो, गुड एक्स का भी गुड वाई का भी, दोनों का प्राइस चेंज हो फिर से राइट या फिर लेफ्ट को शिफ्ट। लेकिन अगर दोनों का प्राइस चेंज ना हो, किसी एक का प्राइस चेंज हो, किसी एक का प्राइस बढ़ गया कम हो गया, या दूसरे का प्राइस बढ़ गया कम हो गया, तो अगर एक का प्राइस कम या ज्यादा हुआ, मैं दूसरे को नहीं छेड़ूंगी। मान लो एक्स का प्राइस कम या ज्यादा हुआ तो मैं वाई को नहीं छेड़ूंगी, वाई वहीं का वहीं रहेगा। अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया मैं उसको कम खरीदूंगी, अगर एक्स का प्राइस कम हो गया मैं उसको ज्यादा खरीदूंगी। सही बात है, वाई को छेड़ूंगी ही नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। अगर x का प्राइस चेंज हुआ, मैं x को ही चेंज करूंगी, y को रोटेट नहीं करूंगी, y को चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, रोटेट हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, when the price of good x falls, अगर इसका प्राइस फॉल हो गया तो ये बाहर को राइट की तरफ रोटेट हो जाएगा। ठीक है, बट y एक्सिस पे उतने का उतना ही रहेगा, y एक्सिस रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है ना, पर x की तरफ ये बाहर को निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इसका प्राइस x का प्राइस बढ़ गया तो ये रोटेट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, मैं खुद बना रही हूँ। ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन थी, ये y है, ये x है। ठीक है ना, x ने अपना रेट बढ़ा दिया, मैंने बोला ठीक है मैं x कम खरीदूंगी तो मैं y को वहीं रखूंगी, वहीं से शुरू करूंगी, y को x अंदर को कर दूंगी। या अगर x सस्ता हो गया तो y को वहीं रखूंगी, x बाहर को शिफ्ट कर दूंगी, रोटेट कर दूंगी, सॉरी। ठीक है, बाहर को रोटेट किया, अंदर को रोटेट किया। सिमिलरली मान लेते हैं x का रेट तो उतना ही है, y का रेट कम ज्यादा हो गया, तो मैं x को वहीं की वहीं रखूंगी और y को अंदर बाहर शिफ्ट रोटेट कर दूंगी, y को अंदर बाहर रोटेट कर दूंगी। ठीक है ना, तो जिसका भी प्राइस चेंज होगा उसको ही चेंज करेंगे, दूसरे को चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर y का चेंज हुआ x को सेम रखेंगे, y को राइट या लेफ्ट रोटेट हम करते हैं। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, अगला अब आता है फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अभी तक हमने किया यूटिलिटी एनालिसिस, टीयूएमयू, फिर हमने किया टीयूएमयू की मदद से कैसे इक्विलिब्रियम निकलेगा। उसके दो केस थे, केस 1 केस 2। फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, फिर बजट लाइन क्या होती है, एंड फाइनली अब इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा। बहुत ही सिंपल है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई हो गई वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है जी, दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, दो तीन कंडीशंस है, वो जहां पर सेटिस्फाई होंगी वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। मैं आपको पहले डायग्राम दिखाती हूँ। आपको पता है ये जो है आईसी, ये क्या है? मेरा इंडिफरेंस कर्व। हम सबको पता है इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में करा है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। एंड आपको पता है ये जो ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये कौन सी लाइन होती है? बजट लाइन ये है। हम सबको ये पता है कि बजट लाइन पे जो भी पॉइंट है, वो उस पॉइंट पे कंज्यूमर का पूरा फुल ऑन फुल इनकम खर्च हो रहा है, मुझे ये पता है। बजट लाइन पे जो भी पॉइंट है उस पे कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो रही है। मुझे एक और बात पता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन। तो मुझे यहाँ दिख रहा है इंडिफरेंस कर्व 3 सबसे ज्यादा हायर है, तो इसका मतलब उसकी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगी। फिर आता है IC2 और सबसे नीचे आता है IC1। तो कंज्यूमर कभी भी क्या चाहेगा? सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर वो लेना चाहेगा। कंज्यूमर को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रही है IC3 पे, तो कंज्यूमर पक्की बात है IC3 पे ही कोई चीज खरीदना चाहेगा, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो IC3 पे मिल रही है, तो मतलब मुझे उसका इक्विलिब्रियम IC3 पे मिलना चाहिए। पर क्या वो IC3 का कोई भी पॉइंट खरीद सकता है? क्या मेरा कंज्यूमर IC3 का कोई भी पॉइंट खरीद सकता है? क्या वो उसकी औकात है? क्या उसका बजट है? क्या वो खरीद सकता है? वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि कंज्यूमर की बजट लाइन तो ये रही,
ये वाली इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कंज्यूमर की बजट लाइन तो ये रही, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये जो बजट लाइन है, इसके अंदर तो कंज्यूमर खरीद सकता है, इसके बाहर कोई भी चीज कंज्यूमर खरीद नहीं सकता। इस बजट लाइन के ऊपर उसका पूरा का पूरा बजट, फुल बजट खर्च हो जाएगा, ठीक है, पर इस बजट के बाहर वो खरीद नहीं सकता, ठीक है जी। तो क्या वो IC3 पे कुछ भी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता मैम। अच्छा, फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन बची, IC2, IC1, ये तो बजट के बाहर हो गई। IC2 और IC1 में से वो कभी भी IC1 नहीं खरीदेगा, क्योंकि IC2 पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, तो वो कभी भी IC1 नहीं खरीदेगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बची, वो है IC नंबर 2, वो है IC नंबर 2। यह IC2 बजट लाइन पे आती है, एक ही पॉइंट है पूरे इंडिफरेंस कर्व पे जो मेरे बजट लाइन को टच करता है, और कोई भी पॉइंट नहीं है पूरे इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 पे जो बजट लाइन को टच करे। तो यही इकलौता पॉइंट है जिसपे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन भी है आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस, और मेरा बजट भी पूरे का पूरा खर्च हो रहा है। तो इस पॉइंट को मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोल दूंगी, सिंपल बात। इस पॉइंट को मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोल दूंगी, सिंपल बात। अगर तुम्हें पेपर में आता है, अगर तुम्हें पेपर में आता है तो तुम्हें पेपर में क्या करके आना है, मैं एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम कैसे बनानी है। अपना कॉपी पेन उठा लो, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे डायग्राम को बनाते जाना, ठीक है। तुम्हें क्या करना है अगर पेपर में आती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ। सबसे पहले एक स्ट्रेट, यार मोटा हो गया ना पेन बहुत, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, वो लाइन क्या होगी, बजट लाइन। फिर एक इंडिफरेंस कर्व तो हवा में बना देना, जिसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक इंडिफरेंस कर्व नीचे को बना देना जो बजट लाइन को दो जगह से कट करके जानी चाहिए, बजट लाइन को दो जगह से कट करके जा रही हो, ऐसा इंडिफरेंस कर्व बना देना, इसको बोल देना IC1। फिर एक इंडिफरेंस कर्व इनके बीच में बना देना, ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसको सबसे ज्यादा ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये IC3 और IC1 के बीच में होना चाहिए, और ये बजट लाइन को सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम और भी बेटर आई थिंक बना सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और बेहतर हम बना सकते हैं। ये मेरी बजट लाइन थी, ये मेरा IC1 था। IC2 को हम ऐसा बना सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे टच करके जा रही हूँ। फिर से मेरी अच्छी नहीं बनी यार, क्यों नहीं अच्छी बना पा रही मैं? चलो ऐसा, ठीक है। एक ही पॉइंट पर ये बजट लाइन को कट करके जा रही हो, ठीक है। तो IC3 किसी को भी कट ना करे, IC1 दो बार कट कर रही हो बजट लाइन को, और IC2 सिर्फ एक ही बार कट कर रही हो बजट लाइन को, ऐसे आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बन गया, अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बन गया, ग्राफ में आपको समझ आ गया कि आप क्या लिखोगे। IC3 तो बजट के बाहर है, IC1 में लोअर सेटिस्फैक्शन है, IC2 पे बेस्ट मुझे मिल रहा है, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है, और मेरे पूरे बजट भी स्पेंड हो रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ई। उस पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम होगा। पर बेटा इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके साथ साथ बताना है, तुम्हें उसके साथ साथ बताना है कि हमारी कुछ एक कंडीशंस है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कहाँ हो रही है? सिर्फ उसी पॉइंट पे हो रही है जो पॉइंट मैंने दिखाया। ये कंडीशंस क्या है? ये कंडीशन है, द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टेंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो बस टच करके निकल जाए, वो कट करके ना निकले। वो टच करके निकल जाए, वो कट करके ना निकले। IC3 ने तो टच ही नहीं किया, IC1 कट करके जा रही है, कट करके जा रही है, पर IC2 कट करके नहीं जा रही। कट कैसे होता है? कट ऐसे होता है कि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कट नहीं करना, सिर्फ टच करके निकल गई, ये ऐसे टक से निकल गई, देख रहे हो, इसको कट करके नीचे को नहीं आई। तो इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है, कट नहीं कर रही, सिर्फ टच कर रही है एक दूसरे को, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होना चाहिए। मैम कन्वेक्स तो होता ही है, ये तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा कन्वेक्स रहेगा, ये तो हमेशा होता ही है, आपका इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो कि है MRS, इट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, बजट लाइन के स्लोप के वो बराबर होना चाहिए, P1/P2 जो कि बजट लाइन का स्लोप था, जिसको प्राइस रेशो बोला जाता था, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये तो छोड़ दो, चलो बस इतना ही। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो लाइन है,
और ये जो लाइन है इनका मतलब सेम ही होता है। जिस पॉइंट पे कोई भी दो ग्राफ आपस में टेंजेंट होते हैं, उस पॉइंट पे उन दोनों ग्राफ का स्लोप जो है बराबर होता है, ठीक है। बेसिकली मेरे दो ही पॉइंट है, एक पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, दो ही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। पर ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसको लिखने के दो तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है कि आप ऐसा बोलो कि दोनों का स्लोप बराबर है। एक तरीका क्या है, आप ये बोलो कि दोनों आपस में टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, consumer is in equilibrium when according to the budget line he moves to the highest possible indifference curve. कंज्यूमर को हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व चाहिए, ठीक है। एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम आता है क्योंकि वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो टेंजेंट भी है, वहां पे हमारा स्लोप भी बराबर है, ठीक है। सारी चीजें वहां पे सेटिस्फाई होती हैं। एट दिस पॉइंट ही टेंजेंट भी है, स्लोप भी बराबर है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे तुम ये रीड कर सकते हो कि IC1 तो बहुत नीचे है, IC3 में मेरा बजट नहीं है, IC2 पे एक ही पॉइंट है जहाँ पे टच हो रहा है, एक ही पॉइंट है जहाँ पे टच हो रहा है, वही मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन के निकल के आ जाता है, ठीक है जी। ये मेरा पूरे का पूरा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था। अब बस इसमें दो और चीजें हैं कि अगर ये दोनों केस होते हैं तो क्या होगा। जहां पर इन दोनों का स्लोप बराबर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन डिफरेंस कर्व का स्लोप इज इक्वल्स टू प्राइस रेशो बजट लाइन का स्लोप। जहां पर इन दोनों का स्लोप बराबर है वहां तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो ही जाएगा, ये तो मैंने बताया ही है। जहां पर स्लोप बराबर है वहां तो इक्विलिब्रियम हो ही जाएगा, ये तो मैंने बताया ही है। पर इससे नीचे और इसके ऊपर क्या होगा। अगर हम इसके ऊपर देखें तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा होगा बजट लाइन से, इसके नीचे देखें तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कम होगा बजट लाइन से, ठीक है। तो अगर तो ये वाला कंडीशन है कि इंडिफरेंस का स्लोप ज्यादा है बजट लाइन से, तो यहाँ पे कंज्यूमर का गेन कब होगा, इफ ही कंटिन्यूज टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन से ज्यादा है तो कंज्यूमर एक्स वाले गुड्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर हमारे इंडिफरेंस का स्लोप कम है, बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है, तो कंज्यूमर गुड वाई को ज्यादा कंज्यूम करेगा, गुड एक्स को कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। ही हैज टू इंक्रीज मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा गुड वाई को कंज्यूम करेगा और गुड एक्स को कम कंज्यूम करेगा। ये चीज को आप एज इट इज रट्टा मार सकते हैं, ये कई बार पेपर में आता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती है, बस ये पूछा जाता है कि क्या होगा। तो अगर ये वाला केस है तो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करा जाएगा, वाई को कम कंज्यूम करा जाएगा। अगर ये वाला केस है तो वाई को ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा, एक्स को कम। अगर ये वाला केस है तो इक्विलिब्रियम आ गया, सारी मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर फाइनली फाइनली मेरा जो है पूरे का पूरा लेक्चर, पूरे का पूरा इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर खत्म होता है। 6-7 पार्ट में मैंने आपको कराया है, कई दिन लग गए। मैं को खुद को बहुत ही ज़्यादा, कई बार मैं इरिटेट हो जाती हूँ बिकॉज़ बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार 2-3 हफ्ते लग जाते हैं लाइव क्लास में भी मुझे करवाने में। एंड काफ़ी बार बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होते हैं, तो मुझे भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मुझे पर्सनली काफ़ी बार ये खुद चैप्टर अच्छा नहीं लगता है। पर इसके बाद आगे सारा मुझे बहुत मज़ा आता है माइक्रो पढ़ाने में, वेदर इट इज़ डिमांड, प्रोडक्शन, एनीथिंग, ठीक है। बट एनीवेज़ चलो फाइनली बड़ी मछली खत्म हुई, बड़ा चैप्टर हमारा खत्म हुआ। कमेंट सेक्शन में डन लिख देना अगर ये पूरा चैप्टर तुमने खत्म कर लिया है, मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत की है ये सारा तुम्हें पढ़ाने में, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है कि मैं नोट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हारे सामने लेके आ सकूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये समझा सकूँ, ताकि बच्चों को डाउट ना रहे, बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, दोस्तों को भी बताया ना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, हाइप कर दिया करो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।